कहानी की शुरुआत में हमें मार्क नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो वाटर डिलीवरी का काम कर रहा होता है। उसके चेहरे पर किसी तरह के इमोशन को पढ़ी नहीं जा सकती थी। उसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ना तो उसे किसी बात की खुशी है और न ही कुछ बुरा होने का दुख या फिर कुछ खोने का डर। मार्क अपनी वाटर डिलीवरी का काम खत्म करने के बाद एक गैराज पहुंचता है जहां एक बूढ़ा आदमी मार्क का पहले से इंतजार कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी मार्क से कहता है कि आज मेरा काम पर आखिरी दिन है, आज से तुम मेरा काम संभालोगे। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मार्क अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। उस केबिन में एक छोटी सी टीवी थी जिस पर मार्क बॉक्सिंग मैच देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है और आते ही वो मार्क के हाथों में बहुत सारी कैंडी और कुछ खाने का सामान रख देती है और फिर अपने बैग से टिफिन बॉक्स पे निकाल कर देते हुए कहती है, और ये रही आपकी फेवरेट डिश। ये लड़की देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो मार्क को कोई और समझकर नॉन स्टॉप बातें किए जा रही थी। फाइनली वो लड़की अपने बातों पर ब्रेक लगाती है और तब जाकर मार्क को कुछ बोलने का मौका मिल पाता है। लेकिन जैसे ही मार्क कुछ बोलने वाला होता है वो लड़की उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और ग्रैंडपा कहाँ है। तो मार्क जवाब देता है कि आज उनका काम पर आखिरी दिन था। फिर वो लड़की मार्क से अपने सारे खाने की चीज वापस ले लेती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अक्सर यहाँ ग्रैंडपा के साथ स्नैक्स खाते हुए टीवी शो देखा करती थी। वो लड़की मार्क से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और टैक्सी का इंतजार करने लगती है। हालांकि ये लड़की जिसका नाम जैंग था वो ब्लाइंड थी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत जिंदा दिल और पॉजिटिव लड़की थी। जैंग टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी मार्क उसके पास आकर कहता है कि बारिश हो रही है, इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, क्यों ना तुम अपना टीवी शो ही देख लो। जैंग मान जाती है और फिर दोनों वापस केबिन में आ जाते हैं। मार्क टीवी चैनल चेंज करता है और जैंग अपने शो की आवाज पहचान कर मार्क को बताती है कि उसे कौन सा शो देखना है। जैंग शो नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो शो के डायलॉग को सुनकर ही शो को एंजॉय कर रही थी और मार्क जैंग को देके जा रहा था। खैर टीवी शो एंड होता है और जैंग जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो मार्क को अपनी बनाई टिफिन देती है और उसे केबिन में रखी नाइट जैस्मिन के प्लांट को पानी देते रहने का कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद मार्क की ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद वो भी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में वो एक फोन बूथ पर रुकता है और किसी को कॉल करके किसी जिम का नंबर मांगता है और फिर अगले सीन में हम मार्क को उसके घर में देखते हैं। मार्क जैंग के दिए हुए टिफिन खाता है तो वो उसे बहुत पसंद आती है। फिर वो सो जाता है। अगले दिन हम जैंग को देखते हैं जो अपने काम पर जा रही थी। जैंग एक कॉल सेंटर में काम करती थी जहाँ उसे बाकियों से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, इसीलिए उसे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में बाकियों से ज्यादा टाइम लगता था। इसी तरह आज भी एक कस्टमर जैंग की सर्विस में देरी की वजह से गुस्से में कॉल काट देता है, जिस पर जैंग की कोवर्कर उसे कहती है, तुम्हें ऐसे बदतमीज लोगों से अच्छे से पेश आने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ उनका बॉस मिस्टर मा आ जाता है और वो कहता है कि कस्टमर से अच्छे से बात करना ही हमारी कंपनी का रूल है। जैंग की कोवर्कर अपने काम में वापस लग जाती है और मिस्टर मा जैंग के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख के बड़े फ्रेंडली तरीके से उसका हालचाल लेते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हम जैंग के एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस देखते हैं और ये सीन कट हो जाती है। अब हम एक बॉक्सिंग मैच को होते हुए देखते हैं जो कि एक जिम की ट्रेनिंग मैच थी जहाँ इन ट्रेनीज को कोच बैंग उन्हें ट्रेन कर रहे थे। तभी वह मार्क आता है और फिर कोच बैंग मिस्टर चोई और मार्क तीनों ऑफिस में जाते हैं जहाँ मार्क मिस्टर चोई से माफी मांगने लगता है, लेकिन मिस्टर चोई मार्क की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो मार्क पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम पर अपना सब कुछ लगा दिया था और नतीजा क्या हुआ, उस वक्त मैं अपने बच्चे को खाना भी नहीं खिला पाता था। ये कहते हुए मिस्टर चोई वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोच बैंग मार्क को वहाँ देखकर बहुत खुश थे, इसलिए वो मार्क को अपने जिम के बाकी ट्रेनी से बुलवाने ले जाते हैं और वो उनसे मार्क को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मार्क को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मार्क अपने टाइम का नेशनल चैंपियन रह चुका है, उस टाइम पर इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। तभी एक ट्रेनी कहता है कि हाँ सही कहा आपने, इसने मुझे नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में बुरी तरह मारा था। कोच बैंग एक्साइटेड होकर मार्क से कहता है, अरे हाँ इससे मिलो, ये है टाइसी, अब ये पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, अब ये तुम्हें अच्छा टक्कर दे सकता है। वही टाइसिक अपना सालों का बड़ास निकालने के लिए मार्क को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मार्क मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम मार्क और जैंग को फिर से टीवी शो देखते हुए देखते हैं। अब जैंग शिकायत करती है कि यहाँ बहुत
बहुत बदबू है और खिड़कियाँ खोल देती है। मार्क, जिसे अब तक इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना साफ सुथरा रहता है और क्या उसने साफ कपड़े पहने हैं या नहीं, आज जैंग की शिकायत करने पर उसे ऑकवर्ड फील होने लगता है। उसके बाद जैंग टीवी देखते हुए शो के कैरेक्टर्स के बारे में पूछने लगती है, जैसे कि उन्होंने क्या पहना है, उनके हेयर स्टाइल क्या है, उनके शूज कैसे हैं। मार्क सब कुछ डिटेल में बताता है, लेकिन जहाँ जैंग शो को एंजॉय कर रही थी वही मार्क पूरे शो के दौरान खुद को चिकआउट कर रहा था और उसे रियलाइज होता है कि वो सच में खुद के साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसीलिए शो के बाद वो सबसे पहले अपने पैर धोता है ताकि उनमें से कम बदबू आए। उसके बाद जब जैंग वापस घर जा रही थी तो मार्क उसे उसके टिफिन लौटा देता है और फिर जैंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मार्क जैंग के आने का इंतजार कर रहा था। आज उसने नए जूते पहने थे, केबिन की खिड़कियाँ खोल दी थी और अपने कपड़े भी झाड़ लिए थे ताकि पिछली बार की तरह जैंग को कोई बदबू न आए। जैंग वहाँ पहुँचती है और हर रोज की तरह दोनों शो एंजॉय करते हैं और फिर जब जैंग अपने घर जाने लगती है तो उसके पास से एक तार गुजरती है जिससे जैंग डिसबैलेंस होकर गिर जाती है और उसके पास कुछ कांच के बोतल रखे थे जो जैंग से लगकर गिर जाते हैं और जैंग के पैरों में चोट आ जाती है। मार्क जैंग को अस्पताल ले जाता है और फिर वहाँ से उसके घर छोड़ने जाता है। जैंग एक पैर पर चलते हुए थक गई थी तो मार्क उसे अपने पेट पर बैठाकर उसके घर तक ले जाता है। इसीलिए इसके बदले में जैंग मार्क को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का टिकट देते हुए कहती है कि तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ जा सकते हो, लेकिन मार्क कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो जैंग उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ये सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क बहुत खुश था और मुस्कुराते हुए जैंग के घर से लौट रहा था और यहाँ जैंग भी मार्क के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगले दिन जैंग एक सैलून से अपना हेयर स्टाइल करवाती है और अच्छी तरह रेडी होकर घर से निकलती है। जैंग के घर के बाहर मार्क पहले से इंतजार कर रहा था। फिर दोनों कॉन्सर्ट में जाते हैं जहाँ जैंग तो अपनी कॉन्सर्ट एंजॉय कर रही थी, लेकिन मार्क की नजर जैंग पर से हटी नहीं रही थी। कॉन्सर्ट के बाद दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ जैंग मार्क के बारे में बताती है कि उसने स्कल्पचरिंग सीखा है। फिर वो मार्क से उसके बारे में पूछती है। मार्क बताता है कि वो रात में पार्किंग लॉट में गार्ड का काम करता है और फिर दिन में वो वाटर डिलीवरी का काम करता है। फिर जैंग पूछती है कि इससे पहले क्या करते थे। मार्क रूटली कहता है कि बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जैंग को बुरा तो लगता है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है और फिर वो मार्क से अपने प्यार का इजहार करती है, जिसके जवाब में मार्क कहता है कि मुझे नहीं पता और न ही मुझे ये जानने की कोई दिलचस्पी है, जिससे जैंग को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है। लेकिन इसके बाद भी जैंग ऐसे देखती है जैसे उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उनकी बातें यही बंद हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क जैंग को उसके घर तक छोड़ने आया था। जैंग घर के अंदर जाने से पहले मार्क से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अब तक तुम्हें बहुत परेशान किया और मैंने तुम्हारा आज का दिन भी बर्बाद कर दिया। ये बात तो साफ था कि मार्क भी जैंग को पसंद करता था, लेकिन वो अपने अतीत से भाग रहा था और किसी के साथ अपना अतीत शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन मार्क जैंग को खोना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो जैंग को बताता है कि वो बॉक्सर हुआ करता था और वो कहता है इससे पहले मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आती है। जैंग रिप्लाई में कुछ नहीं कहती और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जैंग अपने ऑफिस में अपना काम कर रही थी, तभी उसका बॉस मिस्टर मा उसे कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है और उसे एक गिफ्ट देता है। जैंग मिस्टर मा के इरादे अच्छी तरह समझ रही थी, इसीलिए वो गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है, लेकिन मिस्टर मा जबरदस्ती उसे गिफ्ट पकड़ा देता है और फिर वो जैंग के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग किसी तरह बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद जैंग रोजाना घर लौटते हुए पार्किंग लॉट में मार्क के साथ टीवी शो देखने के लिए रुका करती थी, लेकिन आज वो नहीं रुकती और सीधा टैक्सी लेकर अपने घर चली जाती है और मार्क उसे जाते हुए देखता है। मार्क और जैंग दोनों की जिंदगी में फिर से उदासी छा गई थी। अगले सीन में हम मार्क के मिस्टर चोई और बैंड को देखते हैं, जहाँ कुछ बैंक मिस्टर चोई और मार्क के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मार्क की काबिलियत पर अभी भरोसा था, इसीलिए वो चाहते थे कि वो तीनों फिर से बॉक्सिंग वर्ल्ड में अपना नाम बनाए। मिस्टर चोई तो मान गए थे, लेकिन मार्क फिर से अपना बॉक्सिंग करियर शुरू नहीं करना चाहता था। मिस्टर चोई मार्क से पूछते हैं कि तुम आखिर अब तक कहाँ थे। मार्क बताता है कि वो पिछले 4 साल से जेल में था और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने बॉक्सिंग छोड़ने के बाद मारपीट करके लोगों का कर्ज वसूलने का काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान वो एक आदमी से मिला जिससे उसे कर्ज वसूलने थे। वो उसे खूब मारता है क्योंकि उसके पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी वहाँ दरवाजे पे कोई आ जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम मार्क को उसी आदमी के पास
पास देखते हैं जिसे उसने कर्ज वसूली के लिए मारा था। वो आदमी हॉस्पिटल बेड पर बेजान लेटा हुआ था, जिसके पूरे शरीर पर जलने का निशान था। मार्क वहाँ अक्सर उस शख्स से मिलने आता था, जिससे मार्क की वहाँ के नर्स से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इसीलिए मार्क ने वहाँ की नर्स से कहकर एक हेयर बैंड बनवाया था, जिसे वो जैंग को गिफ्ट करने वाला था। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं, जो काम से घर लौट आई थी, और वो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है, उसे एहसास होता है कि उसके पास में कोई है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। मिस्टर माँ जवाब देता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ रहती हो। जैंग मिस्टर माँ की आवाज सुनकर डर जाती है। मिस्टर माँ जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस आता है। जैंग सब कुछ फॉर्मल रखने की कोशिश करती है, और वो मिस्टर माँ को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देती है, और उसे वहाँ से जल्द भगाने की कोशिश भी करती है। लेकिन मिस्टर माँ को सॉफ्ट ड्रिंक की कहाँ पड़ी थी, वो तो नशे में धुत था, जिससे उसकी गंदी सोच उस पर हावी हो जाती है, और वो जैंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ मार्क आ जाता है, और जैंग को इस हालात में देखकर आग बबूला हो जाता है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो मिस्टर माँ को खूब मारता है। वो उसे इतना मारता है कि उसके मरने की हालत हो गई थी। जैंग मार्क को रोकती है, और तब जाकर मार्क मिस्टर माँ को जाने देता है। उसके बाद मार्क जैंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जैंग कहती है हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उसने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? मार्क कहता है कि अरे वो आदमी तुम्हें हरास कर रहा था, और इसके बाद भी तुम वहाँ काम करना चाहती हो। तो जैंग कहती है हाँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। मार्क कहता है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो जैंग कहती है तुम मुझे लाचार महसूस करवा रहे हो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मार्क वहाँ से चला जाता है, और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंग ने काम छोड़ दिया था, और अब उसकी आंखों की बची कुची रोशनी भी धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो रही थी। और वही मार्क खुद को जैंग से दूर नहीं रख पा रहा था, इसीलिए वो बॉडीगार्ड की तरह हमेशा जैंग के आसपास ही रहा करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क के आने से पहले जैंग उसका पार्किंग लॉट में इंतजार कर रही थी। मार्क उसे देखकर उसे पूछता है तुम यहाँ कब आई? तो जैंग बताती है मैंने वो जॉब छोड़ दी है, क्या अब तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे? मार्क मान जाता है, और फिर से इनकी खुशहाल जिंदगी शुरू हो जाती है। मार्क जैंग को एक डॉग ला कर देता है, और कहता है कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जैंग को वो डॉग बहुत पसंद आता है, और फिर दोनों घूमने एक नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ के बारे में मार्क बताता है कि यहाँ एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, लेकिन वो आश्रम बाढ़ में बह गया, इसीलिए वो अक्सर यहाँ अपने मन की शांति के लिए आया करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क मिस्टर चोई से मिलने आया था। वो अपना बॉक्सिंग करियर फिर से शुरू करने के लिए मान जाता है, क्योंकि अब उसे जैंग की जिम्मेदारी उठानी थी, और उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मिस्टर चोई मार्क को स्पॉन्सर करने के लिए मान जाते हैं, और यहाँ से मार्क की जिंदगी फिर से एक नया मोड़ लेती है। दिन में वो पार्ट टाइम जॉब करता और अपनी ट्रेनिंग करता, और थोड़ा वक्त मिलने पर अपने घर की मरम्मत भी करता है, ताकि जैंग को उसके घर में किसी तरह की तकलीफ न हो। घर की मरम्मत के बाद वो जैंग को अपने घर ले आता है। मार्क के लिए घर में छोटे छोटे बदलाव जैंग के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए जैंग ये सब नोटिस करके बहुत खुश होती है, और इस पॉइंट पर वो मार्क को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन अभी वो सिर्फ मार्क को छूकर ही महसूस कर सकती थी। ये दोनों अपनी जिंदगी में एक दूसरे से एक साथ बहुत खुश थे। मार्क अपनी बॉक्सिंग करियर शुरू कर चुका था, जहाँ पहले की तरह उसे हराना उसके ओपोनेंट के लिए आसान बात नहीं थी। मार्क एक के बाद एक मैच जीतकर अपना नाम बॉक्सिंग वर्ल्ड में फिर से बनाता जा रहा था। बॉक्सिंग रिंग में वो जितना सख्त रहता था, जैंग के पास आकर वो उतना ही सॉफ्ट हो जाता था। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। अब अगले सीन में हमें बॉक्सिंग मैच दिखाया जाता है, जहाँ आज का मैच भी मार्क जीत जाता है। फिर जब मार्क बैक स्टेज पर होता है, तो वहाँ टाइसिक आकर मार्क को कहता है क्या तुम असली मैच खेलना चाहोगे? तुम्हें वहाँ बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन मार्क मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि टाइसिक गलत इंसान है, इसीलिए उसके बताए हुए काम भी गलत ही होंगे। अगले दिन मार्क की छुट्टी थी, इसलिए जैंग मार्क को अपने साथ अपने मॉम डैड की सिमेट्री पर ले जाती है, और उनसे मार्क को मिलवाती है। फिर जैंग मार्क को अपनी कार एक्सीडेंट के बारे में बताती है कि 4 साल पहले वो 5 मई का दिन था, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली ट्रिप पर गई थी। लौटते हुए बहुत तेज बारिश हो रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जैंग ड्राइविंग के दौरान बिल्डिंग से आग में लिपटे एक इंसान को गिरते देखती है, जिसे देखने के चक्कर में उसका ध्यान रास्ते से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मार्क को ये बात सुनकर झटका लगता है, और फिर उसे याद आता है कि ये वही दिन था जब मार्क उस आदमी से अपने पैसे वसूलने गया था। दरवाजे पर कोई आया था, इसलिए वो दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन इधर वो शख्स खुद को आग लगाकर बिल्डिंग से कूद जाता है, जिसे नीचे से जैंग देख रही थी, और जिसे देखने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता
जाता है और यहाँ दरवाजे पर पुलिस आई थी जो उस आदमी को मारने के जुर्म में मार्क को गिरफ्तार कर लेती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मार्क इस सच्चाई को जानकर बहुत परेशान और बेचैन है और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि जैंग की आंखों की रोशनी की जाने का कारण भी वही है। इसके बाद जब वो जिम से घर लौटता है तो वो जैंग को घर पर नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जैंग हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल उसे लेने जाता है। जैंग के हाथों में किचन का काम करते हुए चोट लग जाती है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल आना पड़ा था। अस्पताल में डॉक्टर मार्क को जैंग की जाती हुई आंखों की रोशनी के बारे में बताते हैं कि जैंग की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाना होगा। अगर अब ट्रीटमेंट में और देरी हुई तो जैंग की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी और ट्रीटमेंट का खर्च बहुत था। लेकिन मार्क किसी भी तरह जैंग की आंखों की रोशनी उसे वापस दिलवाना चाहता था क्योंकि उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी वजह से जैंग की हंसती खेलती जिंदगी बिखर गई। इसीलिए मार्क टाइसिक से मिलने एक पब में जाता है और वो उससे कहता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क जैंग को अम्यूजमेंट पार्क घुमाने लाया है। इसी दौरान वो जैंग की आंखों के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। जैंग मना करते हुए कहती है कि ट्रीटमेंट बहुत महंगा है तो मार्क उसे झूठ बोलता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, इसलिए जैंग ट्रीटमेंट के लिए मान जाती है। उसके अगले सीन में टाइसिक मार्क को एक आदमी से मिलवाता है जो इलीगल अंडरग्राउंड फाइटिंग मैच के बारे में उसे बताता है कि ये बहुत डेंजरस होने वाला है, इसमें तुम्हारी जान दी जा सकती है, इसीलिए अच्छी तरह सोच लो। मार्क उनसे पैसे ले लेता है और उनके साइड से फाइटिंग मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। उनका बॉस कहता है कि ये फैट नॉर्मल फैट की ही तरह होगी, लेकिन अगर पुलिस के हाथों पकड़े गए तो अपना काम तमाम समझना। वो आदमी मार्क को उसका नकली नाम और पहचान देकर थर्ड आइलैंड जाने के लिए निकल जाता है जहाँ ये मैच होने वाले थे। थर्ड आइलैंड जाने से पहले मार्क अपने घर से खुद से जुड़े सारे चीज जलाकर खत्म कर देता है ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो पुलिस कभी भी जैंग तक न पहुंच पाए। उसके बाद मार्क जैंग को अस्पताल में ऑपरेशन के लिए एडमिट करा देता है और फिर वो वहाँ से थाईलैंड के लिए निकल जाता है। थाईलैंड में पहले से ही कुछ लोग मार्क का इंतजार कर रहे थे जो मार्क को वहाँ ले जाते हैं जहाँ ये मैच होने वाला है। मार्क वहाँ टाइसिक से मिलता है और वो उसे गेम के रूल्स बताते हुए कहता है इस गेम का कोई रूल नहीं है, लेकिन गेम तभी एंड होगा जब दोनों फाइटर में से कोई एक या तो मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा। आखिर तक टिकने वाला प्लेयर विनर होगा। मार्क रिंग के अंदर जाता है जहाँ वो कुछ अमीर लोगों को देखता है। इससे वो समझ जाता है कि ये एक इलीगल बेटिंग मैच है। मार्क का ओपोनेंट भी रिंग में एंटर करता है। दोनों की बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें मार्क बहुत बुरी तरह पिट रहा था, जैसा कि वहाँ पर के सारे पैसे लगाने वाले अमीर जादों ने सोचा था। और तब जब मार्क लगभग हारने की हालत में था वो फाइटर टैसिक की तरफ देखता है। टैसिक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे हम समझ सकते हैं कि उसने फाइटर को मार्क को फाइट के दौरान जान से मारने को कहा था। तभी जब फाइटर का ध्यान नहीं होता तब मार्क लीड लेता हुआ उसे पंच करता है, लेकिन अभी जैसे उसकी हालत थी उसके पंच से उसके अपोनेंट का कुछ भी नहीं होने वाला था। और क्योंकि गेम में कोई रूल नहीं था इसीलिए मौके का फायदा उठाते हुए मार्क पहले अपने अपोनेंट के आंखों पर वार करता है जिससे उस फाइटर को दिखने में दिक्कत आने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए मार्क उसे जोरदार किक मारता है जिससे वो फाइटर बेहोश हो जाता है और ये गेम यही खत्म हो जाती है। मार्क गेम जीत चुका था, इसीलिए जिसने फाइटर पर पैसा लगाया था वो शख्स टाइसिक पर गुस्सा करते हुए उसे अपने सारे पैसे वापस मांगता है क्योंकि टाइसिक के कहने पर ही उसने उस फाइटर पर पैसे लगाए थे जो वो अब हार गया था। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं। जैंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और फिर हमें वापस रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैच खत्म होने के बाद मार्क पर लगे पैसे उसे मिलते हैं और मार्क को यहाँ आने से पहले बताया गया था कि जीतने पर बेट में लगे पैसों के साथ उसे डायमंड भी मिलेंगे और अगर वो ये डायमंड सही सलामत कोरिया ले आया तो उसे $20,000 और मिलेंगे। मार्क हीरो को लेकर कोरिया पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचते ही वो सबसे पहले डॉक्टर से कॉल कर बात करके जैंग की अपडेट लेता है जहाँ उसे पता चलता है कि जैंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद मार्क को उसके बॉस का कॉल आता है। बॉस कॉल पर उसे कहते हैं कि आते वक्त ध्यान रखना क्योंकि हीरे तुम्हारे पास है तो कोई तुम्हारा पीछा कर सकता है। और इतने में ही एक गाड़ी आकर मार्क को ठोक देती है। गाड़ी से दो लोग निकलते हैं जो पहले तो मार्क के बैग से हीरा निकालते हैं और उसके बाद मार्क को चाकू से मारने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ एक कार आती दिखती है इसलिए वो लोग मार्क को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग टैसिक के आदमी थे जो टैसिक के कहने पर यहाँ सिर्फ हीरे लेने के लिए नहीं बल्कि मार्क को मारने भी आए थे, लेकिन उनकी मार्क को मारने की कोशिश नाकाम रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैंग को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से मार्क की कोई कॉल आने के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर झूठ बोल देते हैं कि उसका कोई कॉल नहीं आया। हॉस्पिटल से
चार ढूंढने के बाद जैंग मार्क को ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प लेने जाती है, लेकिन पुलिस उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं क्योंकि जैंग का मार्क के साथ कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं था। इसके बाद जैंग को अपना अपार्टमेंट भी खाली करना पड़ता है क्योंकि वहाँ कोई नई बिल्डिंग बनने वाली थी। जब जैंग घर खाली कर रही थी तब उसे मार्क के नाम से पार्सल मिलता है। वो उस एड्रेस पर जाती है जहाँ से वो पार्सल आया था। जैंग नर्सिंग होम पहुँच जाती है और उस आदमी से मिलती है जिसे उसने बिल्डिंग से गिरते हुए देखा था। अब वो आदमी पहले से काफी अच्छी हालत में लग रहा था। वो जैंग को पहचान जाता है जब जैंग उन्हें मार्क के बारे में बताती है क्योंकि मार्क उनसे अक्सर जैंग के बारे में बातें किया करता था, इसीलिए वो लोग जैंग को पहचान जाते हैं। फिर वो आदमी जैंग को एक्सीडेंट वाली सारी बात बता देता है। ये सब जानकर जैंग को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उसके बाद भी जैंग मार्क से मिलना चाहती थी। वो मार्क को बुला नहीं पा रही थी। उसका सारा दिन मार्क को याद करते गुजरता था। अपनी जिंदगी में खुद को व्यस्त करने के लिए जैंग ने अपना स्कल्पचर कैरियर शुरू कर लिया होता है और वो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाती है। इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं। जैंग ने अब तक अपना अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लिया था और वो एक अच्छी और बिजी जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो अंदर से अब भी दुखी और अकेलापन महसूस करती है। ये अकेलापन दूर करने के लिए वो खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने खाली समय में अस्पताल के पेशेंट को विजिट किया करती थी। ऐसे ही जब वो एक पेशेंट को विजिट करने जाती है तब वो मार्क से दोबारा मिलती है, लेकिन उसे देखकर पहचान नहीं पाती। मार्क उसे पहचान जाता है, लेकिन वो उससे छुपना चाहता था क्योंकि वो उसे मिलने की हालत में नहीं था। उसका एक पैर टूट चुका था, उसके शरीर और चेहरे पर चोट के निशान आ गए थे और अब वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा था, जिससे उसे लगने लगा था कि वो जैंग के लायक नहीं है। इसीलिए वो जैंग से कोई बात नहीं करता, जबकि जैंग उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है। फिर जैंग वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर जाता है। मार्क पूरी तरह ठीक होने के बाद जैंग के दुकान पर आता है और नाइट जैस्मिन का प्लांट पॉट खरीदता है और वहाँ से जब लौट रहा होता है तब रास्ते में अचानक जैंग का डॉग दौड़ते हुए मार्क के पास आकर उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। जैंग तो नहीं, लेकिन डॉग मार्क को पहचान गया था, इसीलिए वो लगातार मार्क को देखकर भौंकता जा रहा था। जैंग मार्क से अपने डॉग के इस हरकत के लिए माफी मांगती है और फिर वो अपने डॉग को लेकर अपनी शॉप चली जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसके शॉप में उसका टर्टल वहाँ नहीं है और अब भी उसका डॉग लगातार भौंकता जा रहा है। जैंग को कुछ एहसास होता है और वो अपने कोवर्कर से पूछती है कि क्या यहाँ अभी एक आदमी क्लेचर पर आया था। वो वर्कर बताता है कि हाँ, उसने नाइट जैस्मिन का प्लांट पॉट खरीदा था। जैंग समझ जाती है कि वही मार्क है और फिर वो बिना एक पल गवाए मार्क को ढूंढने बाहर जाती है और पागलों की तरह सड़कों पर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक उसे मार्क की एक बात याद आती है। उसने बताया था कि वो अपने मन के शांति के लिए अक्सर नदी के किनारे जाया करता है। जैंग अंदाजा लगाती है कि हो सकता है वो वही होगा, इसीलिए जैंग उसी नदी के पास जाती है और वो मार्क को वही पाती है। मार्क के पास जैंग के किसी भी सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन दोनों को अभी एक दूसरे की उतनी ही जरूरत थी जितनी की तब जब वो लोग पहली बार एक दूसरे से मिले थे, जो कि ये साबित करती है इनका प्यार ना तो वक्त का मोहताज है और न ही एक दूसरे के खामियों या खूबियों का। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ये मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो विल गाइस, आज के स्टोरी में इतना ही। थैंक्स यू, गुड बाय।